नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आज शुरुआती सेटअप की बात करें तो संकेत जो हैं वो थोड़े मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे तो डाउ 90 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। यूरोप के बाजार में भी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन एशियाई बाजारों की शुरुआत अगर हम देखेंगे तो निकाई इस वक्त 230 अंक ऊपर, लगभग 1% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। हैंगसेंग पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर करीब 0.5% की मजबूती है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी देर पहले लाल निशान में था, अब देखिए हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी सपाट ही कारोबार कर रहा है। तो हरे निशान में ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं तमाम एशियाई बाजार। तो इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे समझना चाहिए ये भी उसका भी रुख कर लेते हैं और ग्लोबल मार्केट से संकेत समझाने के लिए कुछ ही देर में दीपांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, सुबह सुबह की पहली रणनीति हम आपको बताएंगे और वो बताने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे और खबरों और नतीजों के दम पर भी आज काफी सारे स्टॉक्स एक्शन में है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन दीपांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए जो संकेत इस वक्त मिल रहे हैं वो कैसे हैं और यूएस और चीन के बीच जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसकी भी डिटेल्स दीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। संकेत ज़्यादा खराब नहीं है। डाउ फ्यूचर्स में थोड़ा उतार चढ़ाव आप ज़रूर देख रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले 40 अंक नीचे था, अब थोड़ी ज़्यादा गिरावट के साथ 100 अंक नीचे है। पर ये अब हम रोज़ ऐसा ही एक्शन देखते हैं कि शुरुआती सत्र में थोड़ी वीकनेस दिखाता है डाउ फ्यूचर्स, पर आगे जाके रिकवर हो जाता है। फिर अमेरिकी मार्केट्स में तो एक्शन अच्छा ही रहा है पिछले कुछ दिनों के लिए और ऐसे ही कल शाम को भी देखने को मिला। ज़्यादातर एशियाई बाजार जैसा कि आपने कहा इस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी में भी ठीक ठाक ट्रेड हो रहा है इस समय, एकदम सपाट है पर पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिख रहा है आपको। जहां तक एसजीएक्स निफ्टी का सवाल है तो वहां पर भी ज्यादा बदलाव नहीं है। कल शाम अमेरिकी मार्केट्स में दोबारा हमने वैसे ही देखा कि आखिरी 1-1.5 घंटे में अच्छी रिकवरी हुई और दिन के निचले स्तर से अच्छी रिकवरी के बाद डाउ 90 अंक ऊपर बंद हुआ। वहीं S&P 500 और नैस्डैक में भी अच्छा ही एक्शन रहा। तो क्यूज के हिसाब से कुछ ज्यादा परेशानी नहीं थी। जो सेक्टर्स इकोनॉमी से खुलने से बेनिफिट होते हैं उनमें ही एक बार फिर से एक्शन देखने को मिला। तो जैसे कि आपके एयरलाइन स्टॉक्स हैं या रिटेल स्टॉक्स हैं या फिर जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहां पर आपने भरपूर एक्शन देखा। तो एक जो थीम चल रही है पिछले कुछ हफ्तों से इकोनॉमी खुलने से और उन सेक्टर्स पर फोकस करने के लिए जिनको इससे फायदा होता है, वहीं पर एक बार फिर से आपने कल भी एक्शन देखा और इसके अलावा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन था। निवेशकों की चिंता है अभी भी, पर वो बाजार में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है और दो जगहों से इस समय चिंता बढ़ रही है। एक तो जो यूएस में प्रोटेस्ट चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो कल काफी सिवियर हो गए थे, काफी तीव्र नेचर के प्रोटेस्ट हुए कल। जैसे कि हम जानते हैं वॉशिंगटन डीसी जो उनकी कैपिटल है वहां पर प्रोटेस्ट हुए और व्हाइट हाउस के पास प्रोटेस्ट हुए, बल्कि थोड़ी देर के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अपने बंकर में भी जाना पड़ा सेफ्टी लेने के लिए। तो वहां से चिंताएं हैं। कुछ बड़े शहरों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जैसे कि न्यूयॉर्क में अब रात को 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। कुछ और बड़े शहरों में भी कर्फ्यू लगा रहेगा। तो एक चिंता जो बढ़ रही है कि ये अगर लंबे समय तक ये प्रोटेस्ट चलते हैं तो फिर जो लॉकडाउन खुलने से रिकवरी हो रही है उस पर दबाव आ सकता है या उस पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुल रहा है वैसे ही प्रोटेस्ट आ रहे हैं। तो कुछ स्टोर्स ऑलरेडी बंद हैं। एप्पल ने भी कहा कि वो अपने कुछ स्टोर्स बंद रखेगी। नाइकी के काफी सारे सामान को बाकी सारे स्टोर से लूटा गया है। तो कहीं ना कहीं वो चिंता अब बढ़ रही है कि अगर ये प्रोटेस्ट लंबे समय तक चलते हैं तो जो रिकवरी हो रही है इकोनॉमी खुलने से उस पर दबाव पड़ सकता है। और दूसरी बात तो ऑफ कोर्स यूएस और चाइना को लेकर जो टेंशन है वहां से दबाव बढ़ रहा है। कल काफी सारी खबरें आ रही थी कि चाइना ने अपनी स्टेट ओन्ड कंपनीज यानी कि अपनी पीएसयू कंपनीज को कहा है कि यूएस से कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप नहीं खरीदेंगे। तो जो ट्रेड डील के तहत एक कॉन्ट्रैक्ट साइंड है जहां पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स चाइना खरीदेगा अमेरिका से, वहां पर कहीं ना कहीं चाइना कुछ लेवल पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना पड़ेगा कि इसका कितना बड़ा असर होता है, बट इनिशियल स्टेजेस पर अगर चाइना ये रोक लगाता है तो ये ट्रेड डील का वायलेशन है और फिर उस पर यूएस क्या एक्शन लेगा वहां से चिंता आ सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी संकेत काफी पॉजिटिव रहे। यूरोप के बाजार तेजी में रहे, कच्चा तेल बिल्कुल दायरे में था। सोने में हल्की सी खरीदारी हुई है, 1750 के आसपास आ गया है। तो चिंताएं हैं अभी बाजार में, पर वो मार्केट एक्शन में इस समय रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं। बिल्कुल, तो चिंताएं हैं। यूएस में दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं प्रोटेस्ट को लेकर, लेकिन उसका असर इस वक्त मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दीपांशु, कोरोना को लेकर किस तरह के अपडेट्स अब निकल कर आ रहे हैं?
कोरोना के अपडेट्स पूछा ये हैं कि अब रोजाना 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं। तो एक जो वो नया एवरेज, नया नॉर्मल आप जिसे कहते हैं, वो हो गया है कि अब रोज आपको 1 लाख से ज्यादा केसेस आते हुए दिखेंगे। तो कल भी 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए। इस समय 63,62,000 लोग प्रभावित हैं और मरने वालों की संख्या भी 3,77,000 के पार है। वहीं 29 लाख लोग अब तक ठीक भी हो गए हैं। अब भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर दो चिंताएं हैं। एक तो जो जिस केसेस से नए मामले बढ़ रहे हैं, कल 7,761 नए मामले सामने आए और जो रोजाना मरने वालों की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। कल 200 लोगों की मौत हुई है भारत में। अगर आप ग्लोबली देखें तो चौथे नंबर पे था जहां तक न्यू डेथ्स का सवाल है, तो वो भी एक चिंता का विषय है। पर अच्छी बात भारत में ये है कि जो रिकवरी रेट है वो भी काफी अच्छा हो रहा है। तो यूजुअली क्या होता है कि 1:3 रेशियो है, यानी कि हर एक रिकवरी पर 3 नए केसेस सामने आते हैं। ये ग्लोबली एक ट्रेंड देखा गया है, अमेरिका, यूरोप के देशों में भी। पर भारत में 1:2 है, यानी कि एक रिकवरी पर 2 नए केसेस आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि एक रिकवरी पर 3 नए केसेस आना और उसके मुकाबले भारत में अगर आप एक रिकवरी पर 2 नए केसेस देख रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। तो भारत में हालांकि केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अब हम 2 लाख के पास हो गए हैं जहां तक संक्रमित लोगों की संख्या है। पर रिकवरी रेट भी भारत में अच्छा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कंट्रोल में आता है आगे तो ये अच्छी रहेगी, क्योंकि भारत का रिकवरी रेट काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर आप देखें, अमेरिका में 22,000 नए मामले सामने आए, ब्राजील में 14,000 नए मामले सामने आए। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बाद अब साउथ अमेरिकी जो देश है वहां पर काफी तेजी से फैल रहा है कोरोना। तो ब्राजील है, मैक्सिको हालांकि नॉर्थ अमेरिका में आता है, बट अगर आप सदर्न पार्ट पर ही है, तो अगर आप साउथ अमेरिका में जोड़े तो मैक्सिको से परेशानी है। वहां पर 10,000 लोगों की मौत हो गई है, और कुछ और जो साउथ अमेरिकन देश है वहां से परेशानी बढ़ रही है। बिल्कुल, तो परेशानी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, कहीं राहत नहीं हो रही है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर रिकवरी भी ठीक ठाक हो रही है। तो इस तरह के अपडेट मिल रहे हैं इस वक्त कोरोना को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के आंकड़े थे। और एफआईएस की तरफ से अब हैट्रिक लगी है, लगातार 3 दिनों में उन्होंने खरीदारी की है। और कल भी कैश मार्केट में अगर देखेंगे तो 1575 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर एफआईएस की तरफ से देखी गई है। अगर घरेलू निवेशकों की बात करेंगे तो उन्होंने कैश में बिकवाली की है 460 करोड़ की, और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से बिकवाली देखी गई है करीब करीब 580 करोड़ की, लेकिन कैश मार्केट में कल खरीदारी ही देखी गई थी। तो इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे समझना चाहिए इसका भी रुख कर लेते हैं, और वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल सर। और रणनीति समझने से पहले आपको मेरी और जी बिजनेस की पूरी टीम की तरफ से पहले तो जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस, और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी शुभकामनाओं के लिए। जी जी सर, बाकी दिन होता तो मैं शायद आपसे पूछती भी कि सेलिब्रेट कैसे करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि चलिए लॉकडाउन का मौका है, पूरे दिन आप परिवार के साथ रहेंगे तो ये एक अच्छी बात है। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं, रणनीति समझना चाहेंगे आपसे। कैसा लग रहा है आपको मार्केट आज के लिए? संकेत तो देख रहे हैं कि हम ठीक ठाक ही हैं फिलहाल। देखिए, मिले जुले से संकेत है, अच्छी खबरें भी हैं और बुरी खबरें भी थोड़ी सी। जिस तरह से अमेरिका में थोड़ा अनरेस्ट चल रहा है उसका असर थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में सावधानी के तौर पर है। मूडीज की तरफ से डाउनग्रेड आया है, बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं, हल्का सा नेगेटिव वो है, लेकिन फंड तो काफी मजबूत है। टेक्निकली बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी तेजी के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। तो वही है स्ट्रेटेजी, आपको दोनों तरफ इंट्राडे ट्रेड के मौके मिलेंगे। तो और ज्यादा संभावना है कि फर्स्ट हाफ में जिस तरह का मूव बाजार दिखाएंगे, सेकंड हाफ में उसकी विपरीत ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो शांत शुरुआत होने के बाद अगर नीचे आते हैं तो वहां पर खरीदारी का मौका होगा, अगर पहले ऊपर चले जाए तो वहां बिकवाली का मौका बनेगा। तो हम ये देखेंगे कि फ्लैट खुलने के बाद बाजार किस तरफ जाते हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा कमजोर दिख रहे तो हो सकता है पहले नीचे आने की कोशिश करे, तो और वहां नीचे आने की कोशिश करे तो खरीदारी का एक बेहतरीन मौका बनेगा। 9,600 9,700 अब निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और अल्टीमेटली अब ट्रेंड रिवर्सल या यूं कहें कि आप पॉजिटिव ट्रेंड से न्यूट्रल ट्रेंड में तभी जाएंगे जब 9,575 के नीचे निफ्टी निर्णायक तौर पर बंद होता हुआ नजर आए। जब तक उसके नीचे जाकर बंद नहीं होता तब तक आप तेजी में ही रहें। 9,925 9,975 ऊपरी रेंज है जहां पर बाजार रुकने चाहिए, क्योंकि 10,000 एक वो बड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर भी है, और वहां पर आंकड़े भी ये दिखा रहे कि उसको पार करने के लिए थोड़ा कुछ और बाजार को पुश चाहिए, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हल्की आ सकती है।
जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 19,350, 19,650 बैंक निफ्टी पर एक अच्छी मजबूत सपोर्ट रेंज है और बैंक निफ्टी पर वहां पर बाजार सपोर्ट लेंगे इनकेस अगर नीचे आते हैं तो। ऊपरी स्तरों पर 20,250, 20,500 ये रेंज है। 20,500 के पार निकले तो फिर बढ़िया और तेजी बनती हुई दिखेगी। तो फिलहाल मैं 20,250, 20,500 तक की रेंज की उम्मीद ऊपर बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ। जी पूजा। ओके ठीक है, तो ये रणनीति बैंक निफ्टी और निफ्टी में आज के लिए आपको दे दी गई है। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और खबरों और नतीजों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में हो सकता है ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ देवांशी इस वक्त जुड़ चुके हैं बताने के लिए। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें जो मार्केट आज के बाद आए थे उसमें आप देखिए कैश मार्केट में वी-गार्ड इंडस्ट्रीज काफी कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। कंपनी के जो आय है इस बार करीब 27% तक कम होती हुई दिखी है। साथ ही जो मुनाफा है उसमें 50% तक की गिरावट देखने मिली है। कोरोना वायरस के चलते इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। कंपनी का ये भी कहना है कि जो बॉटम लाइन है उसमें कोरोना के चलते करीब 70 करोड़ तक का नुकसान देखा गया है। अगर ये नहीं होता तो करीब 10 से 12% तक के गेन देखने मिल सकते थे। और साथ ही अगर मार्जिन की बात करें तो करीब 11% से घटकर 8.5% के आसपास मार्जिन आते हुए दिखे हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के भी नंबर्स काफी कमजोर हैं। आय करीब 12% तक कम होती हुई दिखी है। मुनाफे में भी करीब 7% तक की कमी आती हुई दिखी है। लेकिन मार्जिन आप देखिए 11.5% पर इंटैक्ट आते हुए दिखे हैं। ये एक पॉजिटिव फिगर हमने रिजल्ट्स में देखा है। वेल्सपन एंटरप्राइज नतीजे ओवरऑल थोड़े से मिक्स्ड हैं क्योंकि यहाँ पे भी आप मार्जिन देखिए 12.5% से बढ़कर 13.5% 14% के करीब आते हुए दिखे हैं। साथ ही कामकाजी मुनाफा इस बार 27% कम होता हुआ दिखा है। और मैं आपको बता दूं जो आय है वो करीब 35% तक घटते हुए दिखे। लेकिन मुनाफे का फिगर आप देखिए 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। मुनाफा इस तिमाही में 90 करोड़ के आसपास, लेकिन वो टैक्स जो डिफर्ड टैक्स थे उसके एडजस्टमेंट्स के चलते ही ये आपको मुनाफा इतना ज्यादा देखने मिला है। साथ ही वेल्सपन एंटरप्राइज के बोर्ड ने 300 करोड़ रुपए इक्विटी के जरिए जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा आज कोटक महिंद्रा बैंक क्लियरली आज फोकस में रहेगा क्योंकि जिस तरह से बातें आ रही है कि आज ब्लॉक डील होने का अनुमान बनता हुआ दिख रहा है। हम सबको पता है कि उदय कोटक को अपनी जो हिस्सेदारी है वो कम करके अब 26% पर लानी है अगस्त तक। तो आज के दिन में करीब 5.5 करोड़ शेयर या 2.83% इक्विटी की ब्लॉक डील होने का अनुमान बनता हुआ दिख रहा है। और उसकी जो प्राइस आ रही है वो करीब 1215 रुपए से लेकर 1240 रुपए के करीब आती हुई दिख रही है। इस लेवल्स पर जो ब्लॉक डील है वो होने की उम्मीद आज लगाई जा रही है। साथ ही टाटा पावर पर आप नजर रखें, 2 खबरें आती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो CESU में कंपनी ने 51% हिस्सेदारी खरीद ली है जो कि उड़ीसा सरकार की थी। इनसे इन्होंने अधिग्रहण किया। अब ये करार उड़ीसा सरकार और साथ ही टाटा पावर के बीच में है। 5 सर्कल्स है उड़ीसा में जिसमें कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती हुई दिखेगी इलेक्ट्रिसिटी। ये करार कंपनी ने किया है। साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि नॉन कोर असेट्स की बिक्री के जरिए करीब 3,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। ये योजना है और अपना जो कर्ज है वो यहाँ पे कम करने की योजना कंपनी की है। और इस वित्तीय वर्ष में 44,000 से अपना कर्ज कम करके 25,000 करने की योजना कंपनी की बनती हुई दिख रही है। कोल इंडिया, NMDC दोनों ही स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले कोल इंडिया की मैं बात करूं तो इनकी जो कुल उत्पादन है मई के महीने में करीब 11% सालाना आधार पर घटता हुआ दिखा है। साथ ही इनकी जो कुल बिक्री है वो 23% तक कम होती हुई दिखी है मई के महीने में सालाना आधार पर। NMDC अब देखिए जो कुल उत्पादन है वो भी इस मई में सालाना आधार पर करीब 25% तक कम होता हुआ दिखा है। और उनकी जो कुल बिक्री है वो करीब 24% तक कम होती हुई दिखी है। कंपनी ने अपने जो प्राइसेस हैं वो भी कम किए थे आयरन ओर के। और साथ ही IGL, इस पर भी आप नजर रखें। दिल्ली NCR में CNG की जो कीमतें हैं वो 1 रुपए प्रति किलो पर कंपनी ने बढ़ा दी है। और इसी के चलते आज हल्के से पॉजिटिव साइंस हमें IGL इस स्टॉक पर आते हुए दिख सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आज नजर रखनी चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते और एक खबर का रुख कर लेते हैं। देश की दुनिया की दिग्गज रेटिंग एजेंसीज मूडीज ने इंडिया का जो आउटलुक है वो घटा दिया है और रेटिंग में भी बदलाव किया है। और इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी ने खास बातचीत की है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट विलियम फॉस्टर से। आइए सुन लेते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत। To this downgrade, what were the factors you were considering that led to this downgrade on India? Sure. So this was a follow-through from November of last year, a change in the outlook for India's credit rating at Baa2. We changed the outlook to negative. And it was based on 3 main drivers. The fact that we've seen a substantial growth
rates in recent years that increasingly look more structural in nature versus temporary or cyclical. And so concerns that over time would result in a lower growth rate for the future relative to the past. That then fed into the second concern, which is really around the fiscal position and fiscal strength, which is India's biggest weakness in its credit profile based on very large fiscal deficits at the general government level and a high debt burden. That was originally set to decline over time when we had upgraded the credit in 2017 based on fiscal deficit roadmap, based on the FRBM, the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. But we'd seen year after year slipping from those targets, and in fact, risk that the debt burden would start to increase. This was at the end of last year. And then the financial system is under stress, and that's something we did not anticipate when we had upgraded the credit in 2017. And ultimately, that is creating greater headwinds to growth through a lower provision of credit in the system. It's gone from what had been legacy non-performing loans in public sector banks to then the shadow banking system through NBFCs being stressed. And then more recently in private sector banks, obviously Yes Bank being the most prominent example, which is creating another challenge to the economy and to policymakers with regards to the fiscal position, just growth generally and the fiscal position. Let me ask you this then. A couple of weeks back, there were some big ticket announcements by the Prime Minister and then 5 press conferences by the Finance Minister. And the government is trying to utilize this pandemic as a way to get through some of those reforms that should have been done earlier. Doesn't that instill any confidence? Well, when we look at India, like all countries, we look at it relative to peers, and we look at it relative to other countries in the peer group and the various comparative metrics. And so every country is distinct, but we're looking at them through our lens of our methodology that looks at economic strength, looks at fiscal strength, institutional governance issues, and susceptibility to event risk, we say, which basically looks at things like banking sector risk, external vulnerability risks, government liquidity risk. And so what we've seen for India on a relative basis has been a gradual deterioration across multiple factors. Things that have stand out as improvements, I should certainly note, is on the external front. India is in a much stronger position relative to what it was like during 2013 during the taper tantrum, with foreign exchange reserves are much higher. The fact that current account deficit has come down very substantially. All of that is good on the external front. India does not borrow very much at all, at least at the government level overseas. So that reduces that vulnerability. But all ओके तो ये आप सुन रहे थे मूडीज के वाइस प्रेसिडेंट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए आज के लिए ये भी हम आपको बता देते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति में आके ग्लोबल के राकेश बंसल की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें वो इंगरसोल रैंड में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 624 का लगाइए स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 667 का, ये एक रणनीति है। और इसके अलावा कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स में एक्सिस सिक्योरिटीज ने सेंचुरी टेक्सटाइल्स में खरीदारी करने की राय दी है 304 के लक्ष्य के लिए, और LIC हाउसिंग भी आप खरीदारी करके चलिए 260 के लेवल्स के लिए। तो ये 3 कॉल्स हैं, तीनों में खरीदारी करने की राय आज के लिए आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए ब्रोकरेज हाउस के radar पे कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर फोकस रहेगा। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है और रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है। अब आउट परफॉर्म से रेटिंग बदलकर न्यूट्रल की दी जा रही है। लक्ष्य जो है 620 से घटाकर 615 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि बिक्री पर करीब 20 से 25% का दबाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते इन्होंने इस वित्त वर्ष की आय का जो अनुमान है इसमें 13 से 14% की कटौती कर दी है। इसके अलावा नेस्ले पर भी आज नजर रहेगी, क्योंकि नोमेरा की रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग जो है इनिशिएट की गई है, यानी कवरेज की शुरुआत की है न्यूट्रल की रेटिंग के साथ, और लक्ष्य दिया है 17,250 का। यानी अगर आप मौजूदा भाव से देखें तो ज़्यादा जो अपसाइड है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कंपनी की बढ़िया बिक्री बढ़िया है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो बेहतर है। रेडी टू फूड ईट फूड जो है यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो ये सही प्राइस का वेट करेंगे। तो नेस्ले पर नजर रहेगी। फिलहाल आज 2 रिपोर्ट्स हैं हमारे पास।
ओके, तो ये 2 रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।